कंटेम्प्रेरी एरा में आज की शादी को बचाने के लिए सबसे ज़्यादा है हस्बैंड एंड वाइफ को आपस में टाइम स्पेंड करना। जैसे ही इस वर्कहोलिक लाइफ में वो आपस में टाइम स्पेंड करेंगे, साथ में आउटिंग पे जाएंगे, पर्सनल चीज़ों को डिस्कस करेंगे या एक दूसरे को टाइम देंगे, तो अपने आप ही प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। जो उन दोनों में प्रॉब्लम्स है सॉर्ट आउट होंगी। टाइम एक ऐसी चीज़ है, काफ़ी सारे जख्मों को भर देता है। तो उसी तरह से शादियां बचाने के लिए मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा ज़रूरी आज के टाइम में है, क्योंकि टाइम है, क्योंकि आज का आदमी टाइम इज इक्वल टू मनी करके कैलकुलेट करता है। पर्सनल रिलेशंस में ये नहीं होना चाहिए। सर मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो पहले का हमारा समाज था और जो अभी नया समाज परिवर्तन हो रहा है, इसको लीगल एक्सपेक्ट में आप किस तरह देखते हैं फैमिली मैटर्स? देखिए, फैमिली मैटर का तो आजकल का ट्रेंड चल गया है कि अब जैसे पहले होता था, जो हम लोग का जो सप्तपदी प्रथा होती थी, जैसे हम लोग शादी करते थे, वो आजकल बिल्कुल पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका है। आजकल आप ये भी देख रहे होंगे कि लोग लव मैरिज ज्यादा जो प्रेफर करते हैं एक दूसरे को जानने समझने के लिए। लेकिन होता क्या, जब आप लव मैरिज करते हैं तो आप वो एक लव मैरिज को लिए फिजिकल अट्रैक्शन होता है, वो आप उस व्यक्ति को आप नहीं समझ पाते, नहीं जान पाते। बाद में उसी चीज को आप लेकर के ये समझते हैं कि हमारी जरूरतें पूरी हो रही हैं, नहीं हो रही हैं। जो आपका फिजिकल अट्रैक्शन है वो आपका खत्म होने के बाद फिर आपसे उसका अलगाव हो जाता है, और वही आजकल मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट का सबसे बड़ा कारण बनता है। सर आपने बताया फैमिली मैटर्स जो डील करते हैं, सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ज्यादातर फैमिली मैटर्स में क्या ऐसा होता है कि थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट से रिश्ते खराब हो जाते हैं? ऐसा आप कह सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ये नहीं है कि थर्ड पार्टी या थर्ड कोई पर्सन अगर इसमें इंक्लूड हो रहा है तो उससे जो है चीजें गड़बड़ होती हैं। ये तब मान सकते थे जब अगर दोनों लोग अनमेच्योर हों। जब दोनों हस्बैंड वाइफ मेच्योर होते हैं तो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट जो है ज्यादा इफेक्ट करता है। इवन अगर हाँ, ये मान सकते हैं कि अगर घर का कोई सदस्य जो है जो उनसे पहले से जुड़ा हुआ है, उनका इंफ्लुएंस जो होता है वो इफेक्ट करता है। अब उसमें माँ बाप भी अगर सहयोग करते हैं, चीजों को समझाते हैं अपने बच्चों को, तो वो चीजें आप नकार सकते हैं। सर अगला क्वेश्चन मेरा यहीं से राइज होता है कि क्या जॉइंट फैमिली में रहने से डिस्प्यूट्स कम हो जाते हैं? ये आजकल का ट्रेंड नहीं है कि आप ये देखते होंगे, जैसे घर में अगर 4 लड़के हैं, 4 लड़कियां हैं, उन सभी की शादी हो गई, तो 4 लड़के जैसे 4 बहुएं आएंगी तो लड़कों का आपस में असामंजस्य बन सकता है क्योंकि वो भाई हैं। लेकिन जब 4 बहुएं आती हैं, वो अलग अलग परिवार से आती हैं, उनका सामंजस्य आपस में बैठ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उनमें अब या तो बंटवारा करें, अलग रहें, साथ में रहेंगे तो कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपका पारिवारिक स्तर कैसा है, उनका परिवार कैसा है। जैसे कि आप अपनी बेटी को प्यार करते हैं, वैसे अगर अपनी बहू को प्यार करेंगे तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। और हर बहू को ये समझना चाहिए कि जैसे मैं अपनी माँ को छोड़ के आई हूँ, जो मेरी सास है वही माँ की तरह है, और सास को भी ये समझना चाहिए कि जो ये बेटी आई है, बहू आई है, उसको मैं बेटी की तरह समझूं, तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। सर एक क्वेश्चन और मेरा यही से राइज होता है कि जब केसेस फाइल होते हैं और या मान लीजिए कि ऐसा हुआ कि किसी फीमेल ने सुसाइड कर ली, तो उसकी फैमिली की तरफ से केसेस फाइल हुए या फैमिली मैटर्स के डिस्प्यूट से रिलेटेड केसेस फाइल हुए, तो ऐसे केसेस में क्या मेल्स को उस हद तक जस्टिस मिल पाता है अगर फॉल्स केसेस हो? अगर फॉल्स केसेस हैं तो आप खुद ही कह रहे हैं, अगर फॉल्स केस है तो जस्टिस कहाँ से मिलेगा? अगर फॉल्स केस है तो जस्टिस मिलना बहुत मुश्किल होता है। कारण क्या है? मेरा क्वेश्चन है फीमेल की तरफ से फॉल्स केसेस फाइल हो रहे हैं। हाँ, फीमेल की तरफ से अगर उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है तो या तो उसके खिलाफ कोई ऐसा एविडेंस मिलता है, ये तो एविडेंस की बात होती है। अगर आपके पास कोई ऐसा एविडेंस है जिससे आप ये प्रूव कर सके कि इसमें हस्बैंड की या उनके घर वालों की फॉल्ट है, तब तो आप ये कह सकते हैं कि अब उनकी दिक्कत है, उनके खिलाफ चार्ज बनता है, केस चलेगा। अदरवाइज ज्यादातर होता क्या है कि जब आप किसी अपनी फैमिली से किसी अदर फैमिली में जाते हैं, उस फैमिली में आपको सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और अगर एकदम से आप जा करके और किसी चीज को ना समझ पाए, ना कर पाए, और अपनी चीजों को थोपने लगे या अपनी ही बात मनवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि अगर मैं कहीं जाऊं तो मेरे हिसाब से चीजें होनी चाहिए, तो आदमी एक्सपेक्ट करता है अपने हस्बैंड से
और अगर हस्बैंड अपनी फैमिली को छोड़ करके, चूंकि ज्वाइंट फैमिली की मैं बात कर रहा हूँ, हस्बैंड अपनी फैमिली को छोड़ करके एकदम से अपनी बीवी की बात ना तो सुन सकता है ना मान सकता है, तो ये कोऑर्डिनेशन की बात है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है और उसकी वाइफ को लगता है कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, तो आजकल लोगों में सब्र नाम की चीज नहीं होती है। इस वजह से लोग जल्दबाजी में सुसाइड कर लेते हैं या फॉल्स जो है केस फाइल कर देते हैं, ये उसके रीजन होता है। इस वजह से अगर फॉल्स केस फाइल होता है और हस्बैंड के पास बचाव के कोई साधन नहीं है, तो वो हमेशा सफर करेगा। आज से नहीं, ये सालों से चला आ रहा है। सर एक लास्ट क्वेश्चन है कि जैसा कि हम एडवोकेट फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो क्या आपके हिसाब से फैमिली लॉज को परिवर्तन की जरूरत है? देखिए, फैमिली लॉज में अभी तक जितनी भी चीजें दी गई हैं वो ज्यादातर महिलाओं के ही पक्ष में है, ज्यादातर। और ये शुरुआत से माना गया है कि महिला हमेशा सफर करती हैं, चूंकि ऐसा नहीं है, हस्बैंड भी सफर करते हैं। बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जो आपने ये देखा होगा, कई केसेस भी आपको हाईलाइट होते होंगे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आते हैं कि वाइफ ने सिर्फ हस्बैंड पे मेंटेनेंस के लिए केस कर रखा है, साथ में वो रहना भी नहीं चाहती हैं और उनको मेंटेनेंस भी चाहिए। तो ऐसे केसेस में होना तो यही चाहिए कि उनको मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए, लेकिन अब चूंकि जो प्रावधान है उसके हिसाब से हमें चलना है, और अब ये तो जो कानून है वो चल रहा है, उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते। सर लॉ स्टूडेंट्स के लिए अगर आप लॉ स्टूडेंट्स के लिए तो हम यही प्रेफर करेंगे कि लॉ स्टूडेंट्स सबसे चीज तो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें। आजकल जो भी स्टूडेंट्स लोग आते हैं, अब तो नियम ये हो गया है कि पहले हम लोगों का जब प्रैक्टिस में आए थे तो प्रैक्टिस करने के बाद सीधे हम लोगों को ये बताया जाता था कि कहाँ पे कोर्ट कौन सी है, कैसे क्या केसेस चलते हैं, उसको आप देखिए, फाइल पढ़िए, रीड करिए। लेकिन आजकल के स्टूडेंट क्या होते हैं, जब आते हैं उनमें अब कॉलेज वगैरह की तरफ से ट्रेनिंग वगैरह के भी प्रावधान किए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उस ट्रेनिंग करने के बाद उनको फिर उसमें रुझान नहीं रहता है। वो ये समझते हैं कि इसमें कोई स्कोप नहीं है। ऐसा नहीं है। देखिए, स्टार्टिंग में आप कहीं भी आप जाएंगे तो थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। जब तक आप किसी फाइल को पूरा पढ़ेंगे नहीं, उसकी जानकारी नहीं लेंगे, आप निर्णय नहीं ले सकते हैं। इसी तरह से ये लॉ की प्रैक्टिस भी है। जब आप किसी चीज को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो आप किसी भी मुकदमे को हैंडल नहीं कर पाएंगे। और आप ये सोचें कि आप पहुंचते ही साल 2 साल में आप पैसा मिलने लगेगा, आपके पास केसेस आने लगेंगे, तो इन सब चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करने की जरूरत है। इसलिए वे अवेयर रहें और थोड़ा सा ध्यान दें प्रैक्टिस पे, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना उनके लिए बेटर रहेगा। सर ये बताइए, आजकल जो शादियां हैं वो इतनी जल्दी टूट क्यों रही हैं? देखिए, आजकल की शादियों का टूटने का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि पहले जो शादी हमारी होती थी रीति रिवाज के अनुसार सभी कार्यक्रम, पूजा पाठ संपन्न कराए जाते थे। और आज के इस डिजिटल दुनिया में कह सकते हैं कि जो शादियां होती हैं कोई भी लगभग रीति रिवाज के अनुसार नहीं होती हैं। टाइम कुछ और डिसाइड होता है, हमारा रीति रिवाज किसी और टाइम पे होता है। तो ये एक कह सकते हैं कि जो हमारी पुरानी रीति रिवाज के तहत हमें काम करना चाहिए अपने सभ्यताओं को देखते हुए, वो आज के जमाने में हम नहीं कर रहे हैं। इसका कारण होता क्या है, इतना फास्ट हो चुके हैं हम लोग, समाज हमारा इतना फास्ट आगे जा रहा है कि आपस में विवाद होता है और घर की लड़ाई झगड़े को हम कोर्ट तक ले जाते हैं। क्योंकि कोर्ट में जाने के बाद परेशान घर को ही होना पड़ता है, या तो हमारा घर हो या तो हमारे पत्नी का घर हो। तो देखा जाए कि जो भी चीजें हैं हमें घर पे ही सेट आउट कर लेनी चाहिए, और जो भी रीति रिवाज हैं हमारे हिंदू धर्म के, उसका पालन करना चाहिए। सर आपके यहाँ से कोई सजेशन न्यूली मैरिड कपल्स के लिए? न्यूली मैरिड कपल्स के लिए मेरा सिर्फ एक यही सजेशन है कि हम उस सनातन संस्कृति के बंदे हैं जहां पे विवाह 7 जन्मों का पवित्र पावन रिश्ता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए पहले सामने वाले को समझो, उससे अपेक्षाएं कम रखो और छोटी छोटी बातों पे दुखी ना होकर उन छोटी छोटी बातों पे खुश हो जो आपके पार्टनर द्वारा किया जाता सर देखा जाता है कि लाइफ पार्टनर जब नाराज हो जाता है तो दूसरा लाइफ पार्टनर भी नाराजगी व्यतीत करता है। अगर आपका लाइफ पार्टनर नाराज हो जाए तो उस पर्टिकुलर काउंटर पार्ट को क्या स्टेप्स लेने चाहिए? सर्वप्रथम तो ये शिक्षा हमको अपने माता पिता से लेनी चाहिए। जिस तरह से हमने अपना बचपन व्यतीत किया है, माता पिताओं के बीच भी झगड़े होते थे, पर उस झगड़े को किस तरह से प्यार से, कुछ चुप रहकर, कुछ हंसकर
और कुछ टाल कर नजरअंदाज करते थे, वही हमें आज की युवा पीढ़ी को भी अपने माताओं पिताओं के इन 3 बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जिससे कि हमारी छोटी-छोटी बातें मोटी बातें ना बने और वो रात तक बिस्तर में पहुंचने से पहले खत्म हो सके। सर आज के एरा में देखा जाता है कि डिजिटल कार्ड, डिजिटल व्हाट्सएप्स, इस तरह से शादी में डिजिटलाइजेशन हो रहा है। तो डिजिटलाइजेशन वर्सेस संस्कार, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में ये दोनों चीजें पर आपका क्या नजरिया है सर? इस पर बहुत ही साफ और स्पष्ट नजरिया है। संस्कार वर्सेस डिजिटलाइजेशन ना करके संस्कार प्लस डिजिटलाइजेशन कर दें। जिस तरह से हम आज के समय की आधुनिक तकनीक का विद्या का प्रयोग कर रहे हैं, उसी तरह संस्कारों को भी आधुनिकता के साथ प्रयोग करना होगा, और जिसका सीधा साधा उदाहरण इस बार हमको महाकुंभ में देखने को मिल रहा है कि हमारे युवा जो कि वेस्टर्न कपड़ों में, वेस्टर्न आउटफिट में जा रहे हैं, परंतु उनको हमारे मंत्रों का पूरा जानकारी है और गंगा में संगम की डुबकी लगा रहे हैं। उसी तरह हमारे नवविवाहित जोड़ों को ये भी जानना होगा कि हमारा जो शादी है वो 7 जन्मों का पवित्र पावन रिश्ता है। उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें तो शायद इस तरह की गतिविधियां कम हो सकती हैं। सर अक्सर देखा जाता है कि मीडिएशन की सलाह तो दी जाती है, बट मीडिएशन सेंटर में अक्सर लड़की और लड़के वालों के मध्य लड़ाई झगड़ा हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में लड़का पक्ष क्या करे? ऐसे सिचुएशन में लड़के के पास समुचित अपनी बीएनएस में न्याय व्यवस्था दे रखी है, जिसके अंतर्गत वो वहां पे लगने वाले थाने पर मुकदमा पंजीकृत करा सकता है, या उसी मध्यस्थता केंद्र में इस मारपीट के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र दे सकता है, जिसके बाद से उसके पक्ष में अच्छी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर ये क्वेश्चन आता है अक्सर कि महिलाएं छोटी छोटी बातों पे थाने पहुंच जाती हैं, इस पे क्या ओपिनियन है? इस पर मेरा ये ओपिनियन है कि महिलाओं को सर्वप्रथम तो जो छोटी छोटी बातें उनको घर पे ही सॉल्व करना चाहिए, जिससे कि ये छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी बातें पहुंचकर अदालत में केस के रूप में ना जाए। सर आजकल देखा जाता है कि शादियां ज्यादा दिन तक नहीं चल पाती हैं, आपका क्या कहना है इस मैटर पर? देखिए आजकल शादियां ज्यादा दिन तक नहीं चल पाती है। इसका एक मेन कारण ये भी देखा जा सकता है कि पहले जो शादियां होती थी वो सभी काम मुहूर्त के अकॉर्डिंग होते थे, और आज के समय में जो भी शादियां होती हैं कोई भी मुहूर्त के देखकर उसके अकॉर्डिंग नहीं होते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो हम आज यही देख सकते हैं कि डिजिटल तो हम हो रहे हैं, मगर हम अपने रीति रिवाजों में डिजिटल ना हो। अगर हम अपने रीति रिवाजों में डिजिटल होते हैं तो मामला ऐसा होता है कि आपस में उलझ जाएंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, और बात इतनी बढ़ जाती है कि घर की बात को हम मुकदमेबाजी में लेकर कचहरी में उतर जाते हैं। जैसा कि आपने पहले देखा होगा कि बहुत से ऐसे मामले कोर्ट कचहरी तक नहीं पहुंचते थे। क्यों? क्योंकि एक समाज, एक रीति रिवाज। अगला क्वेश्चन यहीं से आता है कि जब कभी एक महिला आत्महत्या कर लेती है या उसके साथ कोई घटना घट जाती है और पुरुष के ऊपर मुकदमे दायर किए जाते हैं उसकी महिला के परिवार की ओर से, तो क्या ऐसे मामलों में पुरुष को पूरा न्याय मिल पाता है? देखिए, एक महिला जो कि शादीशुदा है उसने आत्महत्या कर लिया है, तो उस आत्महत्या करने का कारण भी तो कहीं ना कहीं से उसके परिवार में ही रहा होगा। अगर ऐसा है तो न्याय मिलेगा ही, अगर वो गिल्टी है तो उसके साथ उस तरीके का व्यवहार होगा। अगर वो नहीं है, हमारा न्यायालय देखिए बहुत सक्षम न्यायालय है, इस तरीके से सिर्फ की भावनाओं पे चलता है, इस तरीके से है नहीं। बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग बैठते हैं, बहुत काबिल लोग, बहुत ज्ञानी लोग बैठते हैं, तो सिर्फ ये समझिए कि इमोशंस पे न्यायालय तो चलता नहीं है। तो इस वजह से तो ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि न्याय मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। न्याय 100% मिलता है, बिल्कुल सही मिलता है, उसमें किसी तरीके का कोई शक नहीं है। सर एक लास्ट क्वेश्चन और है कि जैसा अभी रिसेंट में क्रिमिनल लॉज में बदलाव किया गया है, तो क्या इसी तरह फैमिली लॉज में भी किसी बदलाव की जरूरत है आने वाले समय में? देखिए, बदलाव की जरूरत हमेशा रहती है और बदलाव हमेशा अच्छे के लिए होता है, तो ये हमेशा इसके चांसेस रहते हैं कि कोई भी चीज बेहतर से बेहतरी की तरफ बढ़ सकती है। तो अभी जिस तरीके से सामाजिक बदलाव हो रहा है, तो हमारे फैमिली लॉ में आने वाले समय में बिल्कुल बदलाव की जरूरत है, और वो बदलाव होगा समय आने पर। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि ये जो आधुनिक युग आ रहा है इसमें लोगों की जो मेंटेलिटी है वो शादी को लेकर किस हद तक बदली है? शादी को लेकर के लोगों की मानसिकता में तो कोई बदलाव नहीं आया है। वैवाहिक रिश्ते
उतनी सफलतापूर्वक चल पा रहे कि नहीं चल पा रहे, ये डिफरेंट चीज़ है। शादी का जो मूल उद्देश्य पहले था 100 साल पहले, वही आज भी है। सर मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि क्या वो रीजंस हैं जिनकी वजह से अब लोगों की शादी उतनी नहीं चल पा रही है जैसे कि पहले लोगों की शादी चलती थी? अब लीगल मैटर्स में ज्यादा इंक्लूड हो जाते हैं लोग शादी होती है। विवाह से पहले जो हमारा सोशल मीडिया है और जो हमारा सिनेमा है, दूरसंचार की जो अन्य चीज़ें हैं, जिनकी वजह से जो हमारे युवा हैं वो एक आभासी दुनिया में जी रहे होते हैं, एक काल्पनिक दुनिया में जी रहे होते हैं। सिनेमा में 3 घंटे के अंदर जो हीरो है वो पंचर की दुकान से हवाई जहाज का सफर तय कराता हुआ स्विट्जरलैंड से हनीमून मनाता हुआ इंडिया लौट आता है। प्रैक्टिकल लाइफ में वो चीज़ संभव नहीं है, जिसकी वजह से विवाह में दिक्कतें आ रही हैं। सर अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि आजकल हमने ये देखा है कि जो पुरुष हैं वो बहुत ज्यादा क्रुएलिटी का सामना कर रहे हैं। कुछ ऐसे केस रिसेंट में सामने आए हैं, तो क्या ऐसा बदलाव समाज में आ रहा है कि पुरुषों पर ज्यादा क्रुएलिटी का बर्डन आ रहा है धीरे धीरे? विवाहित पुरुषों के ऊपर क्रुएल्टी का बर्डन आ रहा है। यस सर। क्योंकि जो आज के परिवेश में लड़कियों का और लड़कों का जो जीवन यापन का जो सिस्टम चल रहा है, उसमें ज़्यादा उच्छृंखलता है, ज़्यादा स्वतंत्रता है, और लड़कियां वही स्वतंत्रता चाहती हैं कि हमको शादी के बाद भी मिलती रहे। जबकि शादी के बाद जब अपना घर छोड़ के लड़कियां दूसरे घर में जाती हैं अपने पति के, तो तमाम बंदिशें होती हैं, तमाम अन्य रिश्ते होते हैं। सास ससुर का रिश्ता होता है, देवर भाभी का रिश्ता होता है, जेठ जेठानी नंद नंदोई का रिश्ता होता है। तो वो अपने एकाकी परिवार से जब निकल करके आती है तो उन सारे संबंधों के साथ तारतम्य स्थापित कर पाना उसको मुश्किल लगता है, और उस मुश्किलात को अपने ऊपर अपने को मॉडिफाई करने की बजाय वो सारा दोष अपने पति के ऊपर करना चालू कर देती है कि तुम्हें जो है मुझे डिफेंड करना चाहिए, तुम्हें अपने परिवार से विद्रोह करके मुझे अलग रखना चाहिए, मेरी भावना को तुम्हारे पास कोई जगह नहीं है, केवल तुम अपने माँ, अपने बाप, अपने भाई, अपनी बहन की चिंता करते रहते हो। तो उस वजह से वो संबंध बिगड़ना चालू होते हैं, और पुरुष जो है वो उन दोनों दुविधा की स्थिति को संभालते 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 एक तरीके से जो है डिप्रेशन का शिकार हो जाता सर है। एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे कि अभी क्रिमिनल लॉज बदले हैं रिसेंट में, तो क्या फैमिली लॉज में भी किसी प्रकार के परिवर्तन की जरूरत है? फैमिली लॉज में परिवर्तन की जरूरत तो निश्चित तौर पे है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो वास्तविक समस्याओं का सामना कर रही हैं, लेकिन उनको समय से तलाक नहीं मिल पाता है। कुछ जगहों पर पुरुष वास्तविक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो कुछ न कुछ ऐसी त्वरित व्यवस्था होनी चाहिए कि जिसकी वजह से ये जो हमारी वैवाहिक संस्था है जितनी पवित्र है, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदू धर्म में तो इसको एक संस्कार के रूप में माना गया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक के जो 16 संस्कार हैं उनके बीच का एक संस्कार विवाह भी है, और वो संस्कार अब दूषित होता जा रहा है धीमे धीमे। तो कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि विवाह हो तो टूटे ना, और अगर टूटने की स्थिति है तो समय से टूट जाए, ताकि दोनों पक्ष अपना अपना जीवन यापन नए सिरे से कर सके। देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा है कि पैसे के कारण शादियां टूटती हैं, ये एक कारण हो सकता है, बट यही कारण कभी नहीं होता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें, हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते हैं, दोनों इंजीनियर हैं, दोनों डॉक्टर हैं, दोनों वकील हैं, दोनों फॉरेन में रहते हैं, बट फिर भी तलाक के प्रॉब्लम्स आती हैं। क्यों? क्योंकि वहां पैसा इशू नहीं रह जाता है। पैसे से आप सब कुछ नहीं खरीद सकते हैं। हाँ, पैसे से आप सोने का बिस्तर खरीद सकते हैं, लेकिन नींद नहीं खरीद सकते हैं। पैसे से आप खाना खरीद सकते हैं, भूख नहीं खरीद सकते हैं। उसी प्रकार पैसे से आप किताबें तो जरूर खरीद सकते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं खरीद सकते हैं। तो ये जो ज्ञान की थोड़ी थोड़ी कमी हो जाती है पढ़े लिखे लोगों में, जिनका ईगो 7वें आसमान में हमेशा रहता है। तो उन सभी के लिए एक कहानी है, पैसा जरूरी नहीं है रिश्ते को बचाने के लिए। रिश्ते को बचाना है तो इमोशंस चाहिए। एक समय की बात है कि एक राजा बहुत ज्यादा सोने को प्रिय समझता था। उसने एक बहुत बड़ी तपस्या करी, भगवान आए, उन्होंने कहा ठीक, तुम जिसको छुओगे वो सोने का बन जाएगा। तो अब ये समझ लीजिए, ये शक्ति अगर आपके पास आ जाए तो आप क्या करेंगे? यहाँ कार को छुआ सोने का बन गया, लकड़ी छुआ सोने का बन गया, जिसको छुआ सोने का बन गया। तो उस राजा ने क्या किया, अब जग छुआ सोने का बन गया, पानी छुआ सोने का बन गया, वो बड़ा डिस्टर्ब हो गया।
बड़ा परेशान हुआ। राजा अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, बेटी के पास गया, बोला कि बेटी बहुत परेशान हूं, मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। अरे बोला, आप पापा मुझे बताइए, महाराज मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करती हूँ। बातों बातों में उसका हाथ उसकी बेटी के हाथ से छू गया और वो सोने की बन गई। अब समझ लीजिए सब कुछ सोना है, यानी पैसा है, खा लीजिए पैसा, पी लीजिए पैसा, नहीं ना। राजा रोता रहा, दोबारा भगवान से प्रार्थना करी, भगवान आए और कहा कि सोना चांदी ये सब हीरे जवाहरात ये सब दिखावे की चीजें हैं। इमोशंस, प्यार, सम्मान, खासकर शादी के रिश्ते में सम्मान जरूरी है, पैसा जरूरी है। पैसा कुछ है, सब कुछ नहीं है। सब कुछ आपका लाइफ पार्टनर है, आपके बच्चे हैं जो आपका भविष्य है। वो कहते थे आज के बच्चे कल का भविष्य। तो आज के बच्चों के सामने आप क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं? तू तड़ाक, तेरी माँ, मेरी माँ, तूने, मैंने, इसने, उसने, कहा ऐसे, सभी चीजें सही नहीं है। अगर कभी भी प्रॉब्लम आती है, आप अपनी डायरी बनाइए, अपने पति से लिखिए उसके ये प्रॉब्लम्स हैं। शायद जब वो ठंडे दिमाग से उस चीज को पढ़ेगा, उसको चीजें समझ में आएंगी। देखिए, आपका जो प्रश्न है वो एक्चुअली जेन्युइन है, क्योंकि शादी में फेरे सही समय पर होने चाहिए और विदाई भी सही समय पर होनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर सही समय पर चीज ना हो, ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स आती हैं। बट ज्यादातर अगर हम बात करें, इन चीजों को निग्लेक्ट कर दें। हस्बैंड और वाइफ अगर प्यार से बात नहीं करेंगे, सही समय पर विदाई हो गई तब भी प्रॉब्लम आएगी, सही समय पर फेरे हो गए तब भी प्रॉब्लम आएगी। मुद्दा यहाँ पर यह उठता है कि हस्बैंड और वाइफ साथ में कैसे एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। तो इसके लिए क्या चाहिए? सामंजस्य। इसके लिए क्या चाहिए? झुकना और उठना। एक जीवित व्यक्ति जो होता है वो अकड़ के नहीं रहता है, और आज की डेट में अक्सर रिश्ते अकड़ के कारण टूटते हैं। तो मेरे मामा फलाना है, मेरे पापा फलाना है, मेरी माँ फलाना है, धमकियों से रिश्ते नहीं चलते हैं। रिश्ते चलते हैं विश्वास पर। अगर विश्वास ही नहीं है अपने पार्टनर में, तो सब बेकार है। अगर हमारा सामंजस्य ही नहीं है अपने जीवन साथी के साथ, सब बेकार है। जब बच्चे हो जाते हैं तब तो खासकर हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमारी अगली पीढ़ी हम पति और पत्नी से क्या सीखेगी। इसलिए साथ में रहें, खुश रहें, और हाँ, लड़ाई झगड़ा ना करें।